नमस्कार, मैं डॉक्टर रवि और इस ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ में अक्टूबर में आज हम बात करने जा रहे हैं ब्रेस्ट में गांठ के बारे में और ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। कैंसर में हम बात करेंगे ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है, उसके बाद हम बात करेंगे उसके क्या रिस्क फैक्टर्स हैं जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, संभावना बढ़ जाती है, और कैसे कुछ रिस्क फैक्टर को कम करके ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम किया जा सकता है। उसके बाद हम बात करेंगे स्क्रीनिंग के बारे में, कैसे ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में उसका पता लगा के उसको हम पूरी तरीके से उसका क्योर कर सकते हैं, उसको जड़ से हटा सकते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे उसका डायग्नोसिस कैसे बनेगा और उसका फिर क्या ट्रीटमेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ब्रेस्ट गांठ क्या है और ब्रेस्ट कैंसर क्या है। सारे ब्रेस्ट की गांठ कैंसर नहीं होती है, पर हर गांठ का जांच करना जरूरी है क्योंकि किसी भी गांठ में कैंसर हो सकता है। अगर आप यंग हैं 15 से 25 साल के बीच, तो अगर आपको कोई गांठ महसूस हो रहा है तो ज़्यादा चांस है कि वो कैंसर नहीं है, वो एक फाइब्रो एडिनोमा है जिसका कैंसर बनने का चांस काफ़ी कम होता है, और फाइब्रो एडिनोमा को भी सर्जरी से निकाला जा सकता है। ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बात करते हैं। ब्रेस्ट कैंसर महिलाओं में सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है और सब मिला के ये सेकेंड मोस्ट कॉमन कैंसर है लंग कैंसर के बाद। तो आप समझ सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर कितने ज़्यादा लोगों में हो रहा है, और अवेयरनेस है वो काफ़ी कम है। लोग काफ़ी कम इसके बारे में बात करते हैं आपस में भी। वजह से क्या हो रहा है कि ब्रेस्ट कैंसर लेट स्टेज में डिटेक्ट हो रहा है, काफ़ी बड़ा होने के बाद डिटेक्ट हो रहा है, जब उसका ट्रीटमेंट काफ़ी लंबा हो जाता है और उसको जड़ से नहीं मिटा पाते हैं हम लोग। इसके बाद बात करें, अवेयरनेस फैलाएं और इसको अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करने का कोशिश करें। अब हम बात करेंगे रिस्क फैक्टर ऑफ ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। उसमें एज आता है, बढ़ती उम्र के साथ ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस बढ़ जाता है। फीमेल जेंडर है, फीमेल में ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा होता है। अगर आपका महीना आना जल्दी चालू हुआ है या महीना ख़त्म होने में काफ़ी लेट हो रहा है, या आपका बच्चा नहीं है, पहला प्रेगनेंसी काफ़ी लेट उम्र में हुआ है, स्पेशली मोर देन 35 ईयर्स, तो ब्रेस्ट कैंसर के रिस्क बढ़ जाते हैं। उसके बाद कुछ लाइफस्टाइल फैक्टर आते हैं जिसमें ओबेसिटी है, आपका BMI मोर देन 30 है, अगर आप टोबैको या अल्कोहल का कंजम्पशन करते हैं, रेडिएशन एक्सपोजर कभी हुआ हो बचपन में, या आप हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी ले रहे हैं महीना ख़त्म होने के बाद। उसके बाद नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट रिस्क फैक्टर है वो है फैमिली हिस्ट्री। अगर आपके फर्स्ट डिग्री रिलेटिव में, जैसे मम्मी, बहन या बेटी, इनमें से किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है तो आपको ब्रेस्ट कैंसर होने का रिस्क ज़्यादा है। दूसरा होता है हेरिडिटरी और जेनेटिक फैक्टर्स, जिसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीन्स आते हैं, BRCA1 एंड BRCA2। ब्रेस्ट कैंसर ओनली 10% ऑफ ब्रेस्ट कैंसर जेनेटिक एंड हेरिडिटरी कारणों की वजह से होता है, बट ये इम्पॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये कम उम्र में हो सकता है। अब इनमें से कुछ रिस्क फैक्टर को बदल के ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस कम किया जा सकता है। जैसे लाइफस्टाइल फैक्टर है ओबेसिटी, अल्कोहल टोबैको नहीं लेना, पहले प्रेगनेंसी का उम्र कम करना, और प्रेगनेंसी के बाद ब्रेस्ट फीडिंग करना। ब्रेस्ट फीडिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोटेक्टिव फैक्टर भी है जिससे ब्रेस्ट कैंसर होने का चांस कम भी होता है। अब ब्रेस्ट कैंसर के लक्षण क्या है। ब्रेस्ट में अलग से कोई गांठ का महसूस होना, या ब्रेस्ट के स्किन में घाव होना जो ठीक ना हो रहा हो, या कोई डिंपल होना उसका अंदर जाना, या कोई लालीपन आना जो ऑरेंज की तरह दिखता हो, तो उसमें हमें संदेह होना चाहिए। उसके बाद निपल को अच्छे से देखने की ज़रूरत है। निपल का अंदर जाना या एक तरफ होना, या निपल से कोई डिस्चार्ज, कोई बहाव होना जो ब्लड के कलर का हो सकता है या सफ़ेद भी हो सकता है, तो इन सब कंडीशन में आपको सचेत होने की ज़रूरत है और आपको डॉक्टर से मिलने की ज़रूरत है। अब ब्रेस्ट कैंसर को अगर हम जल्दी डायग्नोज करते हैं, उसको अर्ली स्टेज में पकड़ते हैं, तो उसका कंप्लीट क्योर किया जा सकता है, उसको पूरी तरीके से ठीक किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास कुछ स्क्रीनिंग टूल्स होते हैं जिससे हम ब्रेस्ट कैंसर को अर्ली स्टेजेस में डायग्नोज कर पाएंगे। उसमें है सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, जिसमें आप खुद से अपने ब्रेस्ट को देखते हैं
और फील करके उसकी जांच करते हैं। दूसरा है मैमोग्राफी, और तीसरा है कि अपने डॉक्टर से ब्रेस्ट का जांच करवाना। अब सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन के बारे में जानेंगे। सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में आपको खुद से अपने ब्रेस्ट का जांच करना है। उसमें 2 इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, देख के जांच करना है, लुक एंड देन फील, महसूस करके जांच करना है। तो इसको कब करना चाहिए? इसको आप हर महीने में एक बार कर सकते हैं, और आपकी जो मासिक साइकिल होती है उसमें जब महीना स्टार्ट होता है, जब ब्लीडिंग स्टार्ट होती है, उसके 1 हफ्ते बाद आपको करना चाहिए। और हर महीने आपको सेम डे पे ये ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन करना है। अगर आपका महीना ख़त्म हो चुका है तो आप किसी भी एक तारीख को चुन सकते हैं और हर महीने उसी दिन पे अपने ब्रेस्ट का एग्जामिनेशन कर सकते हैं। इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आपको अपने ब्रेस्ट से ये अवेयर कराएगा कि आपका नॉर्मल ब्रेस्ट का शेप क्या है, उसका साइज़ क्या है, कैसा फील करता है वो। तो अगर उसमें फिर कोई चेंज आएगा तो आप उसको जल्दी पकड़ पाएंगे। सो ब्रेस्ट एग्जामिनेशन हर फीमेल को यंग एज से ही स्टार्ट कर देना चाहिए। अब उसको कैसे करना है? उसको आप नहाते वक्त अपने बाथरूम में उसको ईजिली कर सकते हैं। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन का जो पहला पॉइंट है वो है लुक। इसमें देख के आपको कोई चेंज पता करना है तो उसको 2 पोजीशन में देखना है। फर्स्ट पोजीशन में आपको अपने हाथ को अपने कमर पे रखना है और अपने कमर को दबाना है अपने हाथ से, और आईने में अपने ब्रेस्ट को देखना है कि दोनों ब्रेस्ट एक समान है कि नहीं, या कोई अचानक से कोई चेंज आया है क्या किसी ब्रेस्ट में, और निपल में कोई चेंज आया है क्या, या कोई डिस्चार्ज तो नहीं हो रहा है। और दूसरा पोजीशन है अपने दोनों हाथ को ऊपर करके और फिर अपने ब्रेस्ट का आईने में देखना है। उसके बाद आपको अब फील करना है। तो फील करने का 2 तरीका है, या तो आप लेट के अपने बेड पे कर सकते हैं, या अगर आपको बाथरूम में ही करना है तो वहाँ पे भी आप कर सकते हैं। जब भी आप फील कर रहे हो तो उसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि जैसे अगर आप लेफ़्ट ब्रेस्ट फील कर रहे हैं तो आप अपने राइट हैंड से करें, और लेफ़्ट ब्रेस्ट फील करने से पहले आपको अपने लेफ़्ट हैंड को अपने सर के ऊपर रखना है और फिर अपने ब्रेस्ट को फील करना है। फील करने का तरीका है कि आप अपने ब्रेस्ट को एक क्लॉक की तरह इमेजिन करें, और जैसे अपना घड़ी चलता है उस डायरेक्शन में आपको उसको एग्जामिन करना है। अब एग्जामिन कहाँ से कहाँ तक करना है? पूरा ब्रेस्ट को अच्छे से एग्जामिन हो, इसलिए उसका एक तरीका है। आप जहाँ ब्रेस्ट खत्म हो रहा है वहाँ से चालू करें। पहले बाहर से अंदर आएँ, फिर अंदर से बाहर जाएँ, फिर बाहर से अंदर आएँ, फिर अंदर से बाहर जाएँ, फिर बाहर से अंदर आएँ, फिर अंदर से बाहर जाएँ। ऐसे करके आपको एक पूरा सर्किल में घूमना है। उसमें एक मेजर बात का ध्यान क्या रखना है कि आपको अपने इन उंगलियां हैं इसके इस भाग से आपको अपने ब्रेस्ट का जांच करना है। अब ब्रेस्ट का जांच जब ख़त्म हो जाए तो आपको अपने बगल में भी कोई गांठ है कि नहीं उसका जांच भी करना है। अब इसी तरीके से आप लेट के भी ब्रेस्ट का जांच कर सकते हैं। अगर आप दाहिने ब्रेस्ट का जांच कर रहे हैं तो ऐसे ही आपको दाहिना हाथ ऊपर रखना है। यहाँ 12 बजे से चालू करके बाहर से अंदर, अंदर से बाहर, ऐसे एक सर्किल कंप्लीट करना है। और उसमें क्या है कि कितना प्रेशर लगाना है, तो आप पहले बहुत हल्के प्रेशर के साथ कर सकते हैं और सेकंड टाइम में प्रेशर थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं। अब ब्रेस्ट को कभी भी आपको ऐसे दबा के ऐसे एग्जामिन नहीं करना है। अब ब्रेस्ट एग्जामिनेशन होने के बाद आपको निपल को भी एग्जामिन करना है। आपको निपल को दबा के देखना है कि कहीं कोई ब्लड जैसा या कोई पानी जैसा कोई डिस्चार्ज तो नहीं आ रहा है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया ब्रेस्ट एग्जामिनेशन। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन से फ़ायदा क्या होगा? एक तो आपको पता चलेगा कि नॉर्मल ब्रेस्ट कैसा है आपका, और दूसरा अगर कोई चेंज आता है तो आप उसको जल्दी पकड़ पाएंगे। अब स्क्रीनिंग का अपना दूसरा मेथड है मैमोग्राफी। मैमोग्राफी एक एक्सरे होता है, लो डोज एक्सरे होता है, जिसमें आपके ब्रेस्ट को एक्सरे मशीन में डाला जाता है और उसका एक तस्वीर आता है जो डॉक्टर देखते हैं कि उसमें कोई गांठ तो नहीं है। अब मैमोग्राफी आपको 40 की उम्र के बाद हर साल एक बार मैमोग्राफी कराना चाहिए, और ये आपको 70 के एज तक कराने की ज़रूरत है। तो 40 से 70 के एज के बीच हर साल एक बार मैमोग्राफी जरूर करवाएं। जब आप मैमोग्राफी करवाने जा रहे हैं तो आप अपने डॉक्टर से भी मिल सकते हैं, और आपके डॉक्टर भी आपके ब्रेस्ट का जांच करेंगे, वो भी साल में एक बार करवाना चाहिए। ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आपने किया और आपको कोई चेंज उसमें मिल रहा है तो आपको अपने डॉक्टर से जाके ज़रूर मिलना चाहिए। कोई गांठ आपको महसूस हुआ है
तो आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे। तो डॉक्टर जो है एक ट्रिपल असेसमेंट करेंगे। उसमें आपका आता है कि डॉक्टर के द्वारा जांच, और जांच करने के बाद डॉक्टर जो है स्कैन करवा सकते हैं, जिसमें दो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्कैन हैं। पहला अल्ट्रासाउंड और दूसरा मैमोग्राफी। यंग एज में जो ब्रेस्ट टिश्यू होता है वो थोड़ा डेंस होता है, तो उसमें हमारे अल्ट्रासाउंड के लिए जाना चाहिए। और जैसे उम्र बढ़ जाती है 40 के बाद साउंड प्लस मैमोग्राफी किया जाता है। और अगर अल्ट्रासाउंड और मैमोग्राफी में कोई चेंज आता है, कोई कैंसर की संभावना लगती है डॉक्टर को, तो वो फिर उससे बायोप्सी करते हैं, जो अल्ट्रासाउंड गाइडेड होता है। और एक नीडल के द्वारा जो गांठ है उसमें से कुछ सैंपल निकाला जाता है और फिर उसकी पैथोलॉजी की जांच होती है। अगर आपका गांठ कैंसर निकलता है तो घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, उसका पूरा इलाज है। और अगर स्पेशली अर्ली स्टेज में डायग्नोस हुआ है तो उसको पूरा क्योर भी किया जा सकता है। तो अब क्या क्या ट्रीटमेंट होते हैं ब्रेस्ट कैंसर के? 3 मेजर ट्रीटमेंट हैं। सर्जरी है, रेडिएशन थेरेपी है, इसको सिकाई बोलते हैं, और तीसरा है कीमोथेरेपी। तो सर्जरी पे आते हैं। पहले कैंसर के लिए 2 तरीके की सर्जरी होती है। एक सर्जरी में पूरा जो हमारा ब्रेस्ट टिश्यू है उसको निकाल दिया जाता है, और दूसरा एक ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी होता है, जो स्पेशली अगर ब्रेस्ट का गांठ छोटा है और अर्ली स्टेज में डिटेक्ट हुआ है तो कंजर्वेटिव सर्जरी का बहुत अच्छा रिजल्ट है। बट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कंजर्वेटिव सर्जरी में कि ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी आपका हुआ है तो उसके बाद आपको रेडिएशन थेरेपी जरूर लेना पड़ता है। ब्रेस्ट कंजर्वेटिव सर्जरी का बेनिफिट ये है कि आपका ब्रेस्ट का शेप को पहले जैसा मेंटेन करने का कोशिश किया जाता है। उसके लिए ऑन्कोप्लास्टिक सर्जरी भी होता है, जिससे आपको सर्जरी के बाद पता भी नहीं चलेगा कि आपके ब्रेस्ट में सर्जरी हुआ है। अब अगर गांठ बड़ा है तो उसमें आपको कंप्लीट ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी होता है, जिसको हम मॉडिफाइड रेडिकल मैस्टेक्टमी के नाम से जानते हैं, और उसमें पूरा ब्रेस्ट टिश्यू निकाल दिया जाता है। पर फिर भी उसमें भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल प्लास्टिक सर्जरी काफ़ी एडवांस हो गया है। तो ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन किया जाता है, और ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन सर्जरी के टाइम पे ही किया जा सकता है। इससे जब आप सर्जरी के बाद जगते हैं तो आपको बिल्कुल डिफरेंस पता नहीं चलेगा। उसमें क्या होता है, दूसरी जगह से बॉडी के कुछ टिश्यू निकाल के, और जहाँ हमारा मैस्टेक्टमी हुआ है, जो ब्रेस्ट टिश्यू निकाला गया है, उसके बदले वो दूसरा टिश्यू लगाया जाता है। उससे आपका ब्रेस्ट का शेप जो है पहले जैसा मेंटेन रहे। कीमोथेरेपी भी किसी किसी को लगाना पड़ सकता है। वो ब्रेस्ट का जो पैथोलॉजी का जांच हुआ था उस पर डिपेंड करता है कि आप कीमोथेरेपी लगेगा या नहीं। अब कीमोथेरेपी के बाद आता है हार्मोनल थेरेपी। तो वो भी कुछ रिसेप्टर पे, एस्ट्रोजन रिसेप्टर पे, प्रोजेस्टेरोन रिसेप्टर पे, या HER2 न्यू रिसेप्टर है। ये 3 रिसेप्टर की जांच होती है पैथोलॉजी में, और इन 3 रिसेप्टर का जांच का रिजल्ट क्या आता है उसके हिसाब से आपको हार्मोनल थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी लेना पड़ सकता है। और वो हार्मोनल थेरेपी 5 से 10 साल के लिए लेना पड़ता है। तो अगर आपके में जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, आपने जेनेटिक प्रोफाइलिंग करवाया और BRCA1 BRCA2 जीन आ रहा है, तो कैंसर का, ब्रेस्ट कैंसर का, ओवेरियन कैंसर का रिस्क काफ़ी ज़्यादा है होने का। एंड सो इसके लिए 2 प्रिवेंटिव मेजर्स हैं। एक तो कीमोथेरेपी आप ले सकते हैं, और दूसरा है कि आप बायलैटरल ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी करवा सकते हैं। ब्रेस्ट रिमूवल सर्जरी के साथ ओवरी भी रिमूव कराते हैं, जिससे जो हार्मोनल चेंजेस हैं वो कम हो, ईस्ट्रोजन का क्वांटिटी का कम हो बॉडी में, और ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क कम हो जाए। काफ़ी लोग करवाते भी हैं। सेलिब्रिटी एंजेलिना जोली, उसने भी करवाया है बायलैटरल प्रोफाइलैक्टिक मैस्टेक्टमी एंड सेल्फरिंजोओवेरेक्टमी। तो अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि सिंस ब्रेस्ट कैंसर बहुत कॉमन है, और सो उसको हमें अर्ली स्टेज में डिटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। अगर हम उसको प्रिवेंट कर सकते हैं, अगर कुछ रिस्क फैक्टर को कम कर सकते हैं तो वो ज़रूर करें। स्क्रीनिंग पे ध्यान दें, स्पेशली सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन ज़रूर करें हर मंथली, और 40 की उम्र के बाद मैमोग्राफी हर साल करवाएं। और अगर कुछ भी शंका होता है, कोई भी गांठ आपको महसूस होता है, तो अपने डॉक्टर से ज़रूर मिलें। और ये भी याद रखें कि हर गांठ कैंसर नहीं होता है, और कि कोई भी गांठ कैंसर हो सकता है। फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा कि
ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बातें बहुत कम होती हैं और उसका अवेयरनेस काफ़ी कम है। तो अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने परिवार में और किसी भी फोरम आप ज़रूर उसके बारे में चर्चा करें। और अगर कोई उससे सफ़र कर रहा है आपके परिवार में या आपके जान पहचान में, तो उसकी हेल्प करें। टुगेदर वी कैन फाइट दिस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्वस्थ रहें और अपना ख्याल रखें।